एक समय था जब जॉन डी रॉकफेलर का नाम सुनकर कोई भी कांप जाता था। वह दुनिया के पहले अरबपति और अब तक के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल प्रतिस्पर्धियों को कुचलने, उद्योगों पर कब्जा करने, सरकार को रिश्वत देने और व्यापार को युद्ध की तरह मानने से एक बड़ा एकाधिकार बन गई थी। अपने क्रूर व्यवसाय, प्रथाओं और गुप्त सौदों के कारण रॉकफेलर ने कई दुश्मन बनाए। उनका करियर एंड्रू कार्नेगी की तरह कड़वी प्रतिद्वंद्विता और यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ क्रूर लड़ाई से भरा है। लेकिन तेल उद्योग का टाइटन बनने से पहले रॉकफेलर समाज के सबसे निचले स्तर पर थे। अध्याय 1, गरीब मिस्टर रॉकफेलर। 1839 में जॉन डी रॉकफेलर का जन्म एक गरीब किसान परिवार में पहले बच्चे के रूप में हुआ था। अतिरिक्त नकदी के साथ 1000 से भी कम के अपने छोटे से शहर में सबसे रहस्यमय चरित्र पाया जाना चाहिए निसंदेह जॉन के पिता थे, जिन्हें डेविल बिल के नाम से जाना जाता था। परिवार के खेत में मदद करने के बजाय बिल ने कुछ और किया। वह एक एथलीट था, वेंट्रिलोकिस्ट, शिकारी, हिप्नोटिस्ट और यहाँ तक कि एक पशु ट्रेनर भी। एक बार उन्होंने एक प्रतियोगिता में एक भालू जीता, इसे एक पालतू जानवर के रूप में रखा और इसे चाल करना सिखाया। बिल थोड़ा बहुत यह करता था, थोड़ा बहुत वह करता था, लेकिन ज्यादातर कुछ नहीं करता था। बिल अचानक रात के बीच शहर छोड़ देता था, जिससे जॉन और उसके भाई बहनों को हफ्तों या महीनों तक खुद का ख्याल रखना पड़ता था, और फिर एक आलीशान गाड़ी में लौट आता था और जॉन और उसके भाई बहनों को खिलौने और उपहारों से नहला देता था। यह सब जॉन को बहुत उलझन में डालता था, क्योंकि उसका परिवार एक जर्जर पुराने घर में रहता था, फटे पुराने कपड़े पहनता था और हर रात भूखा और ठंडा सोता था। उनके दिन बहुत ही कष्टदायक थे, सिवाय उन कुछ मौकों के जब उनके पिता लौट आते थे और अचानक उन्हें ऐशो आराम मिल जाता था। ऐसा होने का कारण यह था कि बिल एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ गरीबी का नाटक करता था और दूसरी तरफ धोखेबाजी करता था। जब भी बिल गायब होता था तो वह अपना नाम विलियम रॉकफेलर से बदलकर डॉक्टर विलियम लेविंगस्टन कर लेता था और एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम कर बीमार और लाचार लोगों को बेकार की जड़ी बूटियां और औषधियां बेचता था। चूंकि बिल अक्सर दूर धोखेबाजी कर रहा होता था, जॉन की मां ने खेत में काम करने के लिए जॉन की मदद ली। खेत जोतते समय उन्होंने जॉन में दृढ़ धार्मिक आस्था और कर्तव्य की भावना पैदा की। 10 साल से भी कम उम्र के लड़के के लिए स्कूल और खेती का संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसने उसे अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। जॉन को अपने परिवार की मदद करने पर गर्व था। वास्तव में उसने पैसे कमाने के अन्य तरीके भी निकालने शुरू कर दिए थे। उदाहरण के लिए जॉन एक बार जंगल में एक जंगली टर्की का पीछा करते हुए गया, उसके अंडे चुरा लिए और चूजों को पाला। जब वे बड़े होकर टर्की बन गए तो जॉन ने उनमें से कुछ को अच्छे मुनाफे में बेच दिया और बाकी को रख लिया ताकि वह और अंडे प्राप्त कर सके और प्रक्रिया को दोहरा सके। अपनी कम उम्र के बावजूद जॉन अब हर हफ्ते कुछ डॉलर कमा रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि रॉकफेलर परिवार को शायद आखिरकार एक अच्छा और स्थिर जीवन मिल सकता है। हालांकि जब जॉन 10 साल का था, उसके पिता बिल पर एक युवती के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। भले ही कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन रॉकफेलर परिवार को अभी भी सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा और इसीलिए उन्हें अपना सब कुछ समेटकर एक नए घर ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप सोचेंगे कि इस घटना के बाद बिल अपनी चालों बेवफाई को कम कर देगा और अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारने पर ध्यान देगा, लेकिन इसके बजाय उसने बिल्कुल उल्टा किया। डॉक्टर विलियम लेविंगस्टन की अपनी फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हुए बिल ने एक अलग राज्य में एक और महिला के साथ शादी कर ली, जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। बेशक उसने इसे गुप्त रखा और न तो जॉन की मां को और न ही दूसरी महिला को कभी पता चला कि उसकी 2 पत्नियां थी। इससे एक ही नतीजा निकला, बिल लगभग कभी भी घर पर नहीं रहता था। इसलिए रॉकफेलर परिवार एक शहर से दूसरे शहर जाता रहा और जॉन ने अनौपचारिक रूप से घर के मुखिया की तरह ज्यादा जिम्मेदारी संभाली। स्कूल जाते हुए भी वह पैसा कमाने, परिवार के खर्चों का प्रबंध करने के तरीके ढूंढता रहता और उसने बहुत छोटे छोटे ऋण भी देना शुरू कर दिए।
आखिरकार रॉकफेलर परिवार को क्लीवलैंड ओहियो में एक अच्छा घर मिला, लेकिन अब जॉन 16 साल का था और लगभग स्कूल खत्म करने वाला था। तो उस सोच में पड़ गया कि उसके जीवन का अगला चरण क्या होगा। जॉन कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन इस समय तक उसके 4 भाई बहन और एक 5वां आने वाला था। और चूंकि जॉन का पिता अब और भी ज़्यादा गैर हाजिर था, क्योंकि अब उसकी एक दूसरी पत्नी थी। जॉन की माँ जॉन पर भरोसा करती थी कि वह उनके खाने, रहने और पढ़ाई के खर्चे में मदद करेगा। इसका मतलब था कि कॉलेज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जॉन को तुरंत काम पर लगना पड़ा, इसलिए ग्रेजुएशन होने के सिर्फ 2 महीने पहले जॉन ने स्कूल छोड़ दिया और क्लीवलैंड में नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। वह किसी बड़े काम की तलाश में था, इसलिए उसने शहर के सभी बड़े रेल मार्गों, बैंकों और थोक व्यापारियों की एक सूची बना ली। हालांकि हर बार जॉन इंटरव्यू के लिए जाता तो लोगों को यह पता चलने पर कि वह केवल 16 साल का है, उसका उपहास उड़ाते थे। जॉन को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी अपमान उसे रोक नहीं सका। 6 लंबे हफ्तों के बाद उसे एक छोटी सी फर्म में इंटरव्यू मिला, जिसे बही खाता, बुक कीपिंग से जुड़ी मदद की ज़रूरत थी। उन्होंने जॉन की बेहतरीन लिखावट देखी तो उसे एक मौका देने का फैसला किया और तुरंत काम पर लग जाने के लिए कहा। यह भी नहीं बताया कि उसे कितना वेतन मिलेगा। जॉन बहुत खुश हुआ और अपने पूरे जीवन के लिए उसने 26 सितंबर को एक व्यक्तिगत छुट्टी के रूप में मनाया, जिसे उसने जॉब डे, नौकरी दिवस कहा। उसके लिए यह उसके अपने जन्मदिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही यह कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं था, जॉन की पहली नौकरी ने उसे आपूर्तिकर्ताओं के साथ लेन देन कराना, बिलों का भुगतान करना और पहली बार किसी असली व्यापार की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझना सिखाया। एक दिन उसका बॉस $4000 का चेक लेकर आया और उसे तिजोरी में रख दिया। हालांकि जॉन को तिजोरी का नंबर पता था, लेकिन जब उसका बॉस चला गया तो उसने उसे सिर्फ इसलिए खोला ताकि वह उस नोट को अपने हाथों में पकड़ सके। वह इस बात से सम्मोहित था कि वह नोट कितना बड़ा धन दर्शाता है। जॉन का सपना था कि वह कभी अपने बॉस जितना पैसा कमाए, इसलिए हर सुबह काम पर जाने से पहले वह खुद से दोहराने लगा, मैं अमीर बनकर रहूंगा। 1855 के आखिरी दिन जॉन के बॉस ने उसे उसका वेतन दिया, तकरीबन $50। इसका मतलब है कि उसे केवल 50 सेंट से थोड़ा ज़्यादा प्रतिदिन कमाया था। यह ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूंकि उसने इतना अच्छा काम किया था, उसके बॉस ने उसका वेतन बढ़ाकर $300 प्रति वर्ष कर दिया, जो आज के लगभग $11,000 के बराबर है। इस बढ़ोतरी ने जॉन को वह चीज़ दी जो वह गहराई से चाहता था, अपने पिता से स्वतंत्रता। अब अपनी माँ की मदद से वह अंततः अपने परिवार को वह स्थिर जीवन दे सकता था जिसकी उसे लालसा थी। और अपने करियर की शुरुआत से ही जॉन ने व्यक्तिगत रूप से अपने वेतन का लगभग 10% विभिन्न धर्मार्थ कार्य के लिए दिया। लेकिन 2 साल के लगातार काम के बाद मंदी ने कारोबार को धीमा कर दिया और संस्थापकों में एक ने फर्म छोड़ दी। उसकी सारी जिम्मेदारियां जॉन पर आ गई, जो कंपनी के मुख्य लीड अकाउंटेंट के लेखाकार बन गए। हालांकि जॉन को पता था कि आर्थिक मंदी के कारण फर्म की कमाई में भारी गिरावट आई है और उसे शक था कि जल्द ही फर्म को पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जॉन चिंतित नहीं था। इस काम में उसके 2 साल के अनुभव ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया था और इसलिए जॉन पहले से ही अपने अब तक के सबसे बड़े कदम की योजना बना रहा था। जॉन डी रॉकफेलर अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए तैयार थे। चैप्टर 2, द यंग मिस्टर रॉकफेलर। अपनी पहली नौकरी के दौरान जॉन की दोस्ती मॉरिस क्लार्क से हुई, जो 28 साल का एक रसायन तज्ञ था और जॉन के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर काम करता था। हालांकि इस समय जॉन सिर्फ 18 साल का था, लेकिन क्लीवलैंड में एक बुक कीपर के रूप में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा बन गई थी। और एक दिन मॉरिस ने उसे बताया कि वह एक उत्पाद बेचने का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है और उसने सुझाव दिया कि वे दोनों साझेदारी करें। थोड़े से पैसे बचाने के बाद उन्होंने क्लार्क एंड रॉकफेलर की फर्म बनाई और अनाज, मछली, बीन्स, मांस और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया।
यह शुरुआत में कठिन था। जॉन और मॉरिस अक्सर ग्राहकों की तलाश में सड़क पर निकलने से थक जाते थे, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय होने से उन्हें बहुत गर्व होता था। और भले ही वह पहले थोड़ा शर्मिला और शांत स्वभाव का था, जॉन एक कुशल सेल्समैन था। चूंकि वह बहुत परिपक्व था, इसलिए सभी उसे मिस्टर रॉकफेलर कहते थे। उद्योग में बड़े लोग आसानी से उस पर भरोसा करते थे और क्लार्क एंड रॉकफेलर में ग्राहकों की सूची तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की कमी थी, जो उनके व्यवसाय को बड़ा करने के लिए और अधिक ग्राहकों को संभालने में बाधा बन रही थी। जॉन और मॉरिस ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक चतुर रणनीति तैयार की। अगर उन्हें $5,000 का लोन लेना होता तो पूरे क्लीवलैंड में यह कहते घूमते फिरते थे कि उनकी फर्म $10,000 का निवेश करने की तलाश में है, जिससे यह सार्वजनिक रूप से यह धारणा बन जाती थी कि उनके पास बहुत अधिक नकदी है। इस सरल तकरीब का मतलब था कि बैंक उन्हें पैसे देने के लिए अधिक इच्छुक थे और उन्हें मिले अतिरिक्त लोन्स ने उन्हें एक शानदार स्थिति में ला खड़ा किया जब अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि तब व्यापार और भी अधिक बढ़ गया। एक धर्मनिष्ठ बैप्टिस्ट के रूप में जॉन दास प्रथा का सख्त विरोध करता था, इसलिए वह चाहता था कि संघ युद्ध जीते। हालांकि जॉन पर अभी भी अपने 6 लोगों के परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी और अगर वह काम करना बंद कर देता तो उनकी कोई आय नहीं होती। परिवार का भरण पोषण करने के लिए जॉन को काम करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सेना में भर्ती होने की बजाय एक प्रतिस्थापाई सिपाही सब्स्टिट्यूट सोल्जर को $300 देकर युद्ध में भेजा और अन्य सैनिकों की मदद की। युद्ध ने उत्तरी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा दिया और क्लीवलैंड संघ के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बन गया। स्थानिक खाद्य पदार्थों की कीमतें में भारी वृद्धि हो गई, इसलिए जॉन का उत्पाद बेचने का व्यवसाय लगभग रातों रात 4 गुना बढ़ गया। 1862 में जॉन और मॉरिस ने $17,000 का मुनाफा कमाया, जो आज के हिसाब से तकरीबन $5 लाख से भी अधिक है। 23 साल के लड़के के लिए यह बुरा नहीं था, लेकिन जॉन के डेस्क पर जल्द ही उसकी संपत्ति को और भी अधिक बढ़ाने का अवसर आ गया। आप देखिए, बिजली से पहले लोग रात में अपने घरों को रोशन करने के लिए दीपक के अंदर तेल जलाते थे। आमतौर पर यह तेल व्हेल की चर्बी से आता था, लेकिन व्हेल को ढूंढने और उनका शिकार करना महंगा और मुश्किल था। और दुख की बात यह थी कि कुछ व्हेल लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ चुके थे। हालांकि 1859 में पेंसिल्वेनिया में किसी ने पाया कि एक लंबे लकड़ी के ढांचे का उपयोग करके, जिसे तेल का कुआं ऑयल डेरिक के नाम से जाना जाता है, जमीन में सीधे खुदाई करके बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकाला जा सकता है। इस तरह से कच्चा तेल निकालना सस्ता और काफी आसान था। मुनाफा जल्दी हुआ और चूंकि इतने सारे लोग तेल उछाल से अमीर बन गए थे, कच्चे तेल को उपनाम दिया गया ब्लैक गोल्ड। और यही तब हुआ जब जॉन की मुलाकात सैमुअल एंड्रूज से हुई, जो एक युवक था जो क्लीवलैंड में एक कच्चा तेल रिफाइनरी बनाने के लिए न्यू इन्वेस्टर की तलाश में था, जो पेंसिल्वेनिया के तेल क्षेत्रों में से थोड़ी ही दूरी पर था। एंड्रूज का अधिकांश प्रतिस्पर्धा में एक बड़ा फायदा था। उसने पाया कि यदि आप कच्चे तेल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो यह कंपलसरी रूप से इसे शुद्ध कर देगा और इसे मिट्टी के तेल में बदल देगा। मिट्टी का तेल जलाने पर ज्यादा देर तक टिकता था और कच्चे तेल से अधिक ज्यादा रोशनी देता था। इसे बनाने की प्रक्रिया आसान थी, पर इसे बनाने का तरीका कुछ ही लोगों ने खोजा था और उन्होंने इसे गुप्त रखा था। अब जबकि जॉन और मॉरिस के पास उसके उत्पादन व्यवसाय के सफल होने के कारण बहुत सारा पैसा बच गया था, उन्होंने सोचा कि अपने व्यवसाय में विविधता लाना बुद्धिमानी होगी। इसलिए उन्होंने एंड्रूज को उनकी तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $4,000 का निवेश दिया, लेकिन शुरू करने के लिए उन्होंने इसे केवल एक पूरक उद्यम यानी साइड वेंचर के रूप में माना। जॉन और मॉरिस का फल व्यापार बहुत सफल था, जिससे उनके पास काफी पैसा बच गया था। उन्होंने सोचा अपने कारोबार में विविधता लाना अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने एंड्रूज को उनकी तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $4,000 का निवेश किया। लेकिन शुरुआत में उन्होंने इसे सिर्फ एक अतिरिक्त साइड वेंचर माना,
जॉन और मॉरिस अपना फल व्यापार संभालते रहे और रिफाइनरी का काम एंड्रूज को ही सौंप दिया। एक साल के भीतर ही तेल रिफाइनरी उनके पूरे कारोबार में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला हिस्सा बन गई। जॉन और मॉरिस ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना पूरा व्यापार छोड़ दिया और पूरी तरह से तेल उद्योग में चले गए। लेकिन उनके शुरुआती उत्साह को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। तेल की आपूर्ति हमेशा अनिश्चित स्थिति में रहती थी। उस समय तेल केवल पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से इलाके में ही पाया गया था, इसलिए कई लोगों को लगा कि यह कभी न कभी खत्म हो जाएगा। जब भी किसी को बड़ा तेल क्षेत्र मिलता था तो तेल निकालने वाले मजदूरों का पूरा शहर अचानक उस जगह के आसपास बन जाता था। वे हर एक बूंद निकालते थे और फिर शहर उसी तरह गायब हो जाता था जैसे बना था। इसी वजह से कभी कभी तेल की बहुत अधिकता हो जाती थी और कीमतें गिरकर 10 सेंट जितनी कम हो जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा लगता था कि तेल खत्म हो रहा है तो कीमतें अचानक 12 से लेकर $14 तक बढ़ जाती थी। तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव होता था। इस समस्या को थोड़ा कम करने के लिए जॉन ने तेल निकालने से दूर रहने और केवल तेल रिफाइनिंग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन जॉन और मॉरिस के लिए स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण थी। जब तेल आसानी से मिल जाता था तो कम कीमतों के कारण उनका मुनाफा कम होता था, और जब कुओं में तेल खत्म होने वाला था तो उन्हें डर लगता था कि कहीं आखिरी बूंद भी न निकल जाए और उनके पास बेचने के लिए कुछ न रह जाए। यह अनिश्चितता मॉरिस के लिए बहुत अधिक थी और 1865 में उन्होंने अपना व्यापार जॉन को बेचने का फैसला किया। जॉन के करियर का यही वह निर्णायक मोड़ था। हालांकि जॉन बहुत घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने शांत रहते हुए मॉरिस का कंपनी में हिस्सा $72,500 यानी आज के तकरीबन 1,35,00,000 के बराबर। मॉरिस तो व्यापार से बाहर निकल रहे थे, जबकि जॉन दोगुना जोखिम उठाते हुए पूरे जोश के साथ जोखिम भरे तेल उद्योग में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ऐसा लगता था कि जॉन का रोजाना का यह कहना कि वह अमीर होंगे सच होने जा रहा था, क्योंकि जैसे ही यह सौदा हो रहा था पेंसिल्वेनिया के तेल क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा नया तेल का कुआं ढूंढ लिया गया। इसने तेल खत्म हो जाने के जॉन के सारी शंकाओं को दूर कर दिया। बेशक बाजार में अभी भी बहुत प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए अगर जॉन वाकई में उतने अमीर बनना चाहते थे जितना वो ख्वाब देखते थे तो उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह से हराना पड़ता। चैप्टर 3 द एम्बिशियस मिस्टर रॉकफेलर। कंपनी में अपने बिजनेस पार्टनर का हिस्सा खरीदने से एक साल पहले जॉन ने एक ऐसी महिला से शादी की जो उनकी धार्मिक आस्था को साझा करती थी। अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद जॉन ने क्लीवलैंड में एक साधारण सा घर खरीदा। वही उन्होंने अपना परिवार शुरू किया। अब जब उनका निजी जीवन व्यवस्थित हो गया था और गृह युद्ध जीतने के बाद उत्तरी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही थी, तो जॉन अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यहाँ घर गृहस्थी सब संभाल चुका था और गृह युद्ध में यूनियन की जीत के बाद उत्तरी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही थी। लिहाजा जॉन अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब जबकि उसका साथी चला गया था, जॉन ने कंपनी को एक नया नाम स्टैंडर्ड ऑयल के साथ फिर से स्थापित किया। उन्होंने दूसरी रिफाइनरी बनाने का काम शुरू कर दिया और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन यूरोप को निर्यात करना शुरू कर दिया। जॉन को पूरा विश्वास था कि तेल उद्योग उन्हें बेहद अमीर बना देगा, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। इसलिए जॉन ने कंपनी चलाने में मदद करने के लिए हेनरी फ्लैगर नाम के एक शख्स को अपना नया साथी बना लिया, और ये दोनों आदमी एक जैसे ही थे। जॉन की तरह हेनरी को भी थोड़े बहुत पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो भी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। यही कारण था कि जब जॉन ने उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल के अपने महत्वाकांक्षी प्लान के बारे में बताया तो हेनरी पूरी तरह तैयार थे। वह जॉन की तरह ही धार्मिक, अनुशासित और दृढ़ निश्चयी भी थे। असल में शायद उनका बस यही एक फर्क था कि हेनरी बिजनेस करने के मामले में जॉन से भी ज्यादा कठोर थे। हेनरी बिजनेस को उसी तरह से देखते थे जैसे युद्ध को देखते थे। जीतने का एक ही तरीका था, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देना।
और जॉन ने भी यही फर्क अपना लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल रिफाइनिंग उद्योग में जल्द ही जंग जैसा माहौल बन गया था। अब दूसरों को पता चल गया था कि रिफाइनिंग की प्रक्रिया वास्तव में कितनी सरल थी। इसलिए रॉकफेलर का उत्पाद अब खास नहीं रह गया था। बाजार में मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के नए ब्रांड आने लगे। इस वजह से जॉन और हेनरी ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने ऐसा गठबंधन बनाने का फैसला किया जिससे न सिर्फ स्टैंडर्ड ऑयल का मुनाफा बढ़ेगा बल्कि उनके प्रतिस्पर्धियों को भी नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर जॉन ने रेलवे कंपनियों के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ की ताकि उन्हें अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से बेहतर परिवहन लागत मिल सके। उस समय तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम एक विशाल रेलवे नेटवर्क द्वारा किया जाता था, जिस पर मुख्य रूप से 3 रेल कंपनियों का दबदबा था: न्यूयॉर्क सेंट्रल, ईरी और अमेरिकी की उस समय की सबसे ताकतवर कंपनी पेंसिल्वेनिया रेल रोड। रेलवे लाइनों के बिछाने के तरीके के कारण न्यूयॉर्क सेंट्रल और ईरी रेल रोड के लिए क्लीवलैंड की रिफाइनरियों में तेल ले जाना फायदेमंद था, लेकिन पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लिए सीधे तौर पर न्यूयॉर्क शहर या फिलाडेल्फिया ले जाना ज्यादा मुनाफे का सौदा था। तो पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने ऐलान कर दिया कि क्लीवलैंड को एक रिफाइनिंग केंद्र के रूप में मिटा दिया जाएगा और वे पूरी तरह से शहर से बाहर निकाले गए। सबसे बड़ी रेल कंपनी के शहर छोड़ने की खबर के बाद क्लीवलैंड की कई रिफाइनरियां भी शहर छोड़कर चली गई। यह न्यूयॉर्क सेंट्रल और ईरी रेल रोड के लिए एक बड़ी मुसीबत थी, जिन्होंने क्लीवलैंड में काफी निवेश किया था और अब वे ग्राहक खो रहे थे। इसलिए घबराहट में शहर छोड़ने वालों की भीड़ में शामिल होने की बजाय जॉन ने देखा कि ईरी और न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड को व्यापार की सख्त जरूरत है। उसने उनकी इसी मजबूरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अपने नेटवर्क में लगातार तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बदले जॉन ने ईरी रेल रोड के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार स्टैंडर्ड ऑयल को रेलवे की आधिकारिक शिपिंग लागत पर 75% की छूट मिलेगी। उसी तरह रोजाना 60 टैंकरों का रिफाइंड तेल देने के बदले जॉन ने न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के साथ एक और डील की, जिसके तहत उन्हें प्रति बैरल शिपिंग के लिए $1.65 का भुगतान करना था, जबकि असल में रेट 2.40 का था। तो दोनों रेल कंपनियों के साथ जॉन ने अब बेहद फायदेमंद दरें हासिल कर ली थी। भले ही रेलवे कंपनियां कम दामों पर तेल ले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन लगातार तेल की आपूर्ति की गारंटी उनके लिए मना नहीं कर पाने वाली बात थी। असल में पहले कई तरह का सामान ढोने वाली रेल कंपनियां अब सिर्फ तेल पर ध्यान देने लगी, जिससे वे अपने काम को आसान बनाकर मुनाफा बढ़ा सकती थी। इसी तरह ये सबके लिए फायदे का सौदा था। हाँ, सिवाय पेंसिल्वेनिया रेल रोड और स्टैंडर्ड ऑयल के प्रतिस्पर्धियों के। इस समझौते की वजह से क्लीवलैंड देश का सबसे बड़ा रिफाइनिंग केंद्र बन गया और पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने वहां से निकल जाने के कारण अब उस कंपनी को अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। और निश्चित रूप से जॉन ने रेलवे कंपनियों के साथ जो छूट हासिल की थी, जिन्हें रेल रोड रिबेट्स कहा जाता था, उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल के प्रतिस्पर्धियों से गुप्त रखा गया था। इसलिए बाकी सभी तेल कंपनियों को उन्हीं ट्रेनों में अपना तेल ले जाने के लिए पूरी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही तो असली बात थी। जॉन को पक्का पता था कि अब उसकी लागत उसके सभी प्रतिस्पर्धियों से कम है। इस वजह से वह एक मूल्य युद्ध, कीमत युद्ध छेड़ने में सक्षम था। जॉन अपने तेल की कीमत कम कर देता था, जिससे बाजार में टिके रहने के लिए उसके प्रतिस्पर्धियों को भी ऐसा ही करना पड़ता था। लेकिन चूंकि जॉन जानता था कि उसके प्रतिस्पर्धी तेल परिवहन के लिए उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत ज्यादा थी। भले ही वे अपने तेल के लिए वही कीमत लेते थे, फिर भी जॉन ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। वह जानता था कि उसके प्रतिस्पर्धी टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए जॉन लगातार कीमतें घटाता रहा और आखिरकार कीमत इतनी कम हो जाती थी कि कुछ प्रतिस्पर्धियों का दिवालिया निकल जाता था। एक बार उनके दिवालिया निकल जाने के बाद स्टैंडर्ड ऑयल को बहुत कम मुकाबला करना पड़ता था, इसलिए जॉन फिर से कीमतें बढ़ा सकता था और पहले से भी ज्यादा वसूल कर सकता था। यह क्रूर था, लेकिन बेहद कारगर साबित हुआ। अब जॉन जानते थे कि रेल रोड रिबेट्स नैतिक रूप से संदिग्ध थे। ये छोटे कारोबारों के मुकाबले बड़े कारोबारों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि इस तरह की एकाधिकार को रोकने के लिए कोई भी अविश्वास रोधी कानून बनने में
अभी 1 दशक से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा, इसलिए कानूनी रूप से जॉन कुछ गलत नहीं कर रहे थे। और इसी तरह इस बीच प्रतिस्पर्धियों को कुचलने की उनकी जंग जैसी रणनीति कामयाब हो रही थी और स्टैंडर्ड ऑयल भारी मुनाफा कमा रहा था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, तेल की भारी मात्रा होने का मतलब था कि तेल की कीमतें गिरकर $2.40 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। और जैसे जैसे पेंसिल्वेनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तेल के कुएं मिल रहे थे, ऐसा लगता था कि कीमतें और गिरती रहेंगी। बचे हुए प्रतिस्पर्धी मुश्किल से टिके हुए थे। वास्तव में जॉन का अनुमान था कि लगभग 90% तेल रिफाइनर असल में घाटे में चल रहे थे, लेकिन जॉन का डर होने लगा कि पूरे तेल उद्योग के ढह जाने से उनकी व्यक्तिगत सफलता फीकी पड़ सकती है। जॉन आश्वस्त थे कि अगर उन्हें पूरे सिस्टम से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें इसका भी कोई व्यापक समाधान खोजना ही होगा। और जॉन का समाधान एक और भी मजबूत एकाधिकार बनने का था, ऐसा एकाधिकार जैसे पहले कभी नहीं देखा गया था। चैप्टर 4 द रूथलेस मिस्टर रॉकफेलर। 1872 तक जॉन और हेनरी बेहरमी से स्टैंडर्ड ऑयल का विस्तार कर रहे थे, लेकिन तेल की कीमतों में और 25% की गिरावट आई थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो पूरा उद्योग ध्वस्त हो सकता है और वे भी इसके साथ ढह जाएंगे। इसलिए जॉन ने पेंसिल्वेनिया रेल रोड के अध्यक्ष टॉम स्कॉट के साथ सहयोग करने का फैसला किया। जॉन और स्कॉट पहले एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, क्योंकि जॉन के अन्य 2 प्रमुख रेल रोड कंपनियों के साथ सौदे किए थे। लेकिन अब स्कॉट एक समान रूप से गुप्त समझौते का प्रस्ताव दे रहा था, जो और भी महत्वाकांक्षी और क्रूर था। स्कॉट ने सबसे बड़े रेल रोड और सबसे बड़े रिफाइनरियों के एक चुनिंदा समूह के बीच एक गुप्त गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें निश्चित रूप से रॉकफेलर भी शामिल थे। और इस तरह स्टैंडर्ड ऑयल और पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क सेंट्रल और ईरी रेल रोड सभी ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को एक गुप्त नाम दिया गया, दक्षिण सुधार कंपनी, साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी, जिसे संक्षेप में SIC कहा जाता था। सौदा यह था कि परिवहन लागत पर गुप्त रूप से 50% की छूट के बदले में जॉन अपने सभी तेल का परिवहन सिर्फ इन्हीं रेल रोड कंपनियों के माध्यम से करेगा। जॉन सिर्फ अपने फायदे के लिए सौदा नहीं कर रहे थे, वह अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचलने के लिए एक योजना बना रहे थे। उदाहरण के लिए, जब भी इस गुप्त गठबंधन के बाहर का कोई भी व्यक्ति इन रेल रोड के माध्यम से मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ले जाता था, तो स्टैंडर्ड ऑयल को भी उनके माल की ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर 50% की छूट मिलती थी। इन्हें ड्रॉबैक कहा जाता था। इसका मतलब था कि स्टैंडर्ड ऑयल के प्रतिस्पर्धी न सिर्फ उन्हीं रेल रोड पर अपना तेल ले जाने के लिए ज़्यादा दाम चुका रहे थे, बल्कि उस रकम का कुछ हिस्सा सीधे रॉकफेलर को जा रहा था। इसके अलावा रेल रोड कंपनियां गुप्त रूप से जॉन को उनके प्रतिस्पर्धियों के माल की ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में विस्तृत जानकारी भी दे रही थी। इस तरह जॉन को अपने कंपटीटर्स के कारोबार के बारे में हर जानकारी मिल जाती थी और वह कम कीमत पर मिट्टी का तेल बेचकर उन्हें मात दे सकता था। इस गुप्त गठबंधन के बाहर किसी की कोई संभावना नहीं थी। यह उन सभी के लिए मौत का फरमान था जिन्हें इस क्लब से बाहर रखा गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें इसका पता भी नहीं चला। हालांकि रॉकफेलर के कई आलोचक इस पूरी व्यवस्था को एक बेशर्म सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन का वास्तव में मानना था कि यह तेल उद्योग को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। उनके अनुसार इतने सारे प्रतिस्पर्धियों के साथ बाजार में तेल की इतनी अधिक आपूर्ति होने के कारण उनका उत्पाद लगभग मुफ्त में मिलने वाला था। उनका मानना था कि इन छोटे रिफाइनरियों को खत्म करने से पूरे तेल उद्योग को मदद मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही रेल रोड और रिफाइनरियों के एकाधिकार की साजिश के बारे में अफवाहें फैलने लगी। जब लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि देश की 3 सबसे महत्वपूर्ण रेल कंपनियों के दाम रातों रात दोगुने हो गए हैं, तो उन्हें ठीक ठीक पता चल गया कि किसे दोष देना है, पेंसिल्वेनिया रेल रोड के टॉम स्कॉट और स्टैंडर्ड ऑयल की जॉन डी रॉकफेलर को। जैसे गठबंधन की अफवाहें फैलती रही, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और स्टैंडर्ड ऑयल और पेंसिल्वेनिया रेल रोड को हिंसा, तोड़फोड़ और आग लगाने की धमकियां देने लगे। प्रदर्शनकारियों ने स्टैंडर्ड ऑयल की ढुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन को रोक लिया
और उनका तेल सड़क पर गिरा दिया और उन्होंने पेंसिल्वेनिया की रेल की पटरियों को भी उखाड़ फेंका। एसआईसी के लिए आखिरी झटका तब लगा जब ऑयल माइनर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एसआईसी का बहिष्कार कर दिया। कच्चे तेल की आपूर्ति के बिना जॉन की रिफाइनरियां बेकार थी, इसलिए बनने के 2 महीने के बाद ही एसआईसी को भंग कर दिया गया। यह एक अपमानजनक घटना थी जिसने जॉन पर बहुत नकारात्मक ध्यान खींचा, लेकिन जॉन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने बस फैसला किया कि अगर वे तेल उद्योग को गुप्त पिछवाड़े के सौदे के जरिए नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे इसे सार्वजनिक रूप से करेंगे और जबरदस्ती इस उद्योग को जीत लेंगे। जॉन चाहते थे कि जितनी हो सके उतनी तेल रिफाइनरियां स्टैंडर्ड ऑयल का हिस्सा बन जाए, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि एसआईसी के टूट जाने के बाद तेल उद्योग में एक बड़ा बदलाव आ गया था। भले ही एसआईसी गठबंधन का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश हुआ, लेकिन अभी भी बड़ी रेल कंपनियां और बड़ी रिफाइनरियों के बीच किसी तरह का गुप्त समझौता होने के बारे में कानाफूसी चल रही थी। भले ही ऐसा कोई गुप्त समझौता नहीं हुआ था, लेकिन यह अफवाह हर जगह फैल गई। तेल रिफाइनर डरे हुए थे कि अगर स्टैंडर्ड ऑयल का रेल रोड के साथ अब भी कोई गुप्त समझौता है तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। जॉन ने इस खतरे का फायदा उठाने का फैसला किया। 6 हफ्तों के उस दौर में जिसे क्लीवलैंड हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जॉन ने क्लीवलैंड की 26 में से 22 तेल रिफाइनिंग कंपनियों को उनके असली मूल्य के एक अंश में अपना कारोबार बेचने के लिए डरा दिया। इसलिए भले ही एसआईसी आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन इसने जो डर पैदा किया था उसने कई रिफाइनरों को घबराकर जॉन को अपनी कंपनियां बेचने के लिए दबाव डाला। इसके अलावा चूंकि वैसे भी कई अन्य रिफाइनर पैसों को खो रहे थे, जॉन उन्हें अपनी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड दिखाते थे ताकि वे देख सके कि स्टैंडर्ड कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उन्हें यह साबित कर सके कि वह उन सभी को टिके रहने में मात दे सकता है। ज्यादातर रिफाइनरों के लिए हारने वाली लड़ाई लड़ने और अपना कारोबार बेचने के बीच का चुनाव स्पष्ट था, और जब भी कोई अपना कारोबार बेचना चाहता था, जॉन उन्हें केवल 2 विकल्प देता था। या तो वे कठोर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे जो उन्हें फिर कभी इस उद्योग में शामिल होने से रोकता था, या वे स्टैंडर्ड ऑयल में शामिल हो सकते थे। चूंकि अधिकांश प्रतिस्पर्धियों ने स्टैंडर्ड ऑयल में शामिल होना चुना, इसलिए जॉन के पास उद्योग के सबसे तेज दिमाग उनके लिए काम कर रहे थे। पहले जो उद्यमी अपनी अपनी कंपनियां चला रहे थे, अब वे सब एक बड़ी स्टैंडर्ड ऑयल का हिस्सा बन गए थे। साथ ही जब भी कोई नई रिफाइनरी स्टैंडर्ड के अधीन आती थी तो वे उन्हें नवीनतम तेल शोधन तकनीक, लेटेस्ट ऑयल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी लेस कर देते थे, जिससे लागत में भारी कमी आती थी। 1873 के मध्य तक जॉन ने 10 लाख बैरल से अधिक मिट्टी का तेल यानी केरोसिन बेचने वाली कई रिफाइनरियों वाला एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था। अब उनका क्लीवलैंड की रिफाइनरियों पर एकाधिकार था। हालांकि 18 सितंबर 1873 को एक दिन जिसे इतिहासकार ब्लैक थर्सडे कहते हैं, बैंकों के लगातार बंद होने की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था 6 साल तक चलने वाली राष्ट्रीय मंदी में चली गई। पहली बार तेल की कीमतें इसलिए नहीं गिरी थी कि बहुत अधिक आपूर्ति थी, बल्कि इसलिए गिरी कि मांग बिल्कुल नहीं थी। स्टैंडर्ड ने क्लीवलैंड में अपने 6 मुख्य रिफाइनरियों के संयंत्र में से केवल 2 को ही चलाना शुरू किया, और ब्लैक थर्सडे के 1 साल बाद 1 बैरल तेल की कीमत केवल 48 सेंट जितनी कम हो गई, जो कि इतनी ही मात्रा में पानी की लागत से भी कम थी। इसलिए खदान कर्मचारियों से लेकर रेल, रोड और रिफाइनरियों तक सभी अपने प्रतीत होने वाले अपरिहार्य भाग्य से भयभीत थे, दिवालियापन। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल के वित्तीय प्रबंधन, बैंकों के साथ बेहतरीन लोन व्यवस्था और उनकी आधुनिक रिफाइनरियों की बदौलत जॉन देश के उन चुनिंदा रिफाइनरियों में से एक थे जो अभी भी लाभ कमाने में सक्षम थे। और हमेशा की तरह जॉन हर संकट को एक अवसर के रूप में लेते थे। उन्हें लगा कि मुसीबत का दौर है। अब तक जॉन क्लीवलैंड में पहले से भी हावी थे, जो देश के प्रमुख रिफाइनिंग केंद्रों में से एक था, लेकिन वे जानते थे कि खराब आर्थिक स्थिति देशव्यापी समस्या थी, और इसलिए पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क जैसे रिफाइनिंग केंद्रों के रिफाइनर भी बहुत संघर्ष कर रहे थे। और इस प्रकार जॉन ने फैसला किया कि यह वही समय है जब उन्हें जितना हो सके उतना
रिफाइनरों को अपने अधीन कर लेना चाहिए। जॉन ने देश भर में रिफाइनरियों को खरीदने की मुहिम शुरू कर दी और जब भी कोई बेचने को तैयार नहीं होता था तो जॉन उन्हें दबाव में लाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेता था। उदाहरण के लिए वह सारी उपलब्ध रिफाइनिंग मशीनरी और बैरल खरीद लेता था ताकि उसके प्रतिस्पर्धी अपना तेल बना या पैक भी न कर सके, और अगर किसी तरह वे थोड़ा बहुत तेल बनाने में कामयाब भी हो जाते थे तो वह महीनों के लिए हर रेल रोड को अपने लिए रिजर्व कर लेता था ताकि वे अपना तेल कहीं पे भी बेच ना सके। जॉन की एक और क्रूर व्यापारिक रणनीति रेल रोड पर दबाव डालना था कि वे अन्य रिफाइनरियों के लिए इतना अधिक मूल्य तय करें कि वे जल्द ही दिवालिया हो जाए। क्योंकि उसके पास अपने सभी प्रतिस्पर्धियों के माल की धुलाई यानी ट्रांसपोर्टेशन का लगातार विस्तृत रिकॉर्ड था, इसलिए वह उनके बर्बादी के कगार पर पहुंचने का इंतजार करता था और फिर उन्हें उनके कारोबार को बचाने का प्रस्ताव देता, उन्हें कुछ ही पैसों में खरीद कर। आखिरकार स्टैंडर्ड ऑयल जिसे भी हासिल करना चाहता था वह या तो बढ़ते हुए विशाल साम्राज्य में शामिल हो जाता था या उसके दबाव में टूट जाता था। जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगती थी तब तक स्टैंडर्ड ऑयल ने पिट्सबर्ग की आधी से अधिक रिफाइनिंग क्षमता, फिलाडेल्फिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों को नियंत्रित कर लिया था और उन्होंने न्यूयॉर्क में भी एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया था। उद्योगों पर और भी अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए जॉन ने पाइपलाइनों का एक जाल बिछाया जो कच्चे तेल की उनकी रिफाइनरियों में लाता था और बड़े शहरों में रिफाइंड तेल पहुंचाता था। पाइपलाइनों का मतलब था कि स्टैंडर्ड को अपने तेल के परिवहन के लिए रेल रोड पर कम निर्भर रहना पड़ता था और इस तरह उसने उनकी प्रति यूनिट लागत को और कम कर दिया और अपनी जाल की तरह पूरब के समुद्री तट को कवर करने वाली पाइपलाइनों के साथ स्टैंडर्ड ऑयल ने अपना उपयुक्त उपनाम द ऑक्टोपस अर्जित कर लिया। अपने तीसरे दशक में ही जॉन डी रॉकफेलर अब तेल रिफाइनिंग के निर्विवाद राजा और देश के सबसे धनी लोगों में से एक थे। हालांकि अब तक बहुत से लोग स्टैंडर्ड ऑयल की शिकारी व्यापार प्रथाओं के शिकार हो चुके थे। उस समय के अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने भी कंपनी को सबसे क्रूर, निर्लज्ज, निर्दयी और लालची एकाधिकार कहा था जो कभी किसी देश पर हावी हुआ था। जॉन की दुश्मनों की सूची खतरनाक रूप से लंबी होती जा रही थी। चैप्टर 5 द फॉर्मिडेबल मिस्टर रॉकफेलर अटेंशन इज द न्यू ऑयल। रेल रोड कंपनियों के लिए तेल उद्योग व्यापार का एक बहुत बड़ा स्रोत था क्योंकि खनिकों को कुओं से रिफाइनरियों तक तेल लाने की आवश्यकता होती थी और फिर रिफाइनरियों को सबसे बड़े शहरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती थी। हालांकि जब स्टैंडर्ड ऑयल ने पूरे अमेरिका के पूर्वी तट पर पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क बिछाना शुरू किया तो रेल रोड कंपनियों को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि उनसे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक उन्हें पुराना बना रहा था। इसलिए पेंसिल्वेनिया रेल रोड के मालिक टॉम स्कॉट ने अपने खुद की पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने वह काम भी किया जो उन्हें पता था कि जॉन को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने अपनी खुद की तेल की रिफाइनरियां बनाना शुरू कर दिया। अब स्कॉट सीधे जॉन के साथ प्रतिस्पर्धा में था, इसलिए जॉन ने इसे युद्ध की घोषणा के रूप में समझा। उन्होंने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली कंपनी के खिलाफ एक सर्वशक्तिमान हमला शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले जॉन ने पेंसिल्वेनिया रेल रोड के साथ अपना सारा व्यापार रद्द कर दिया और उस सारे तेल को अन्य रेल रोड कंपनियों को पुनर्निर्देशित कर दिया। फिर जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल, मिट्टी के तेल, केरोसिन की कीमत कम कर दी, जिसका मतलब था कि प्रतिस्पर्धियों को भी ऐसा ही करना पड़ा, जिससे उनके लाभ का मार्जिन कम हो गया और पेंसिल्वेनिया रेल रोड पर उनके शिपमेंट ऑर्डर कम हो गए। और अंत में जॉन ने न्यूयॉर्क, सेंट्रल और इरी रेल रोड को सभी के लिए शिपिंग शुल्क में भारी गिरावट करने के लिए राजी कर लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंसिल्वेनिया रेल रोड और भी अधिक व्यापार खो दे, और ये रणनीतियां निश्चित रूप से कामयाब रही। इन सब के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पेंसिल्वेनिया रेल रोड को सचमुच रिफाइनरियों के उनके लिए तेल परिवहन करने के लिए भुगतान करना पड़ा। स्कॉट को अपने सैकड़ों कर्मचारियों को भी निकालना पड़ा और जो लोग रुके उनके वेतन में 20% की कमी करनी पड़ी।
लेकिन जॉन के हमले ने केवल पेंसिल्वेनिया रेल रोड को ही प्रभावित नहीं किया, एक अन्य बड़े रेल रोड B&O को भी इस तरह की छटनी और वेतन कटौती करनी पड़ी। और इस प्रकार पेंसिल्वेनिया रेल रोड पर जॉन के हमले ने अनजाने में अमेरिकी इतिहास में सबसे हिंसक श्रमिक हड़तालों में से एक का कारण बना। हंगामे में दर्जनों लोगों की मौतें हो गई और अकेले पिट्सबर्ग में पेंसिल्वेनिया रेल रोड प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 500 मालवाहक कारों, 120 लोकोमोटिव और 27 से ज्यादा इमारतें खो बैठा। यहाँ तक कि जॉन भी उस अराजकता से चिंतित होने लगा था जो सामने आ रही थी। जल्दी पेंसिल्वेनिया रेल रोड एक ऐसे दानव जिसे कभी अजय माना जाता था, स्टैंडर्ड ऑयल के खिलाफ लड़ाई हार गया था और टॉम स्कॉट आत्मसमर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। स्कॉट एक हताश स्थिति में था और जॉन के बिजनेस पार्टनर हेनरी, जो व्यापार को युद्ध के रूप में देखता था, इसे पूरी तरह कुचलने के अवसर के रूप में देखा। लेकिन जॉन के पास एक बेहतर विचार था और उन्होंने रेल कंपनियों के साथ एक बड़े समझौते को करने के लिए आगे बढ़े। जॉन ने पेंसिल्वेनिया रेल मार्ग को सहारा देने के लिए उनके साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत स्टैंडर्ड ऑयल का 47% माल ट्रांसपोर्टेशन यातायात उन्हें देने की गारंटी दी गई। बचे हुए माल की ट्रांसपोर्टेशन न्यूयॉर्क सेंट्रल एरी रेल रोड और B&O रेल कंपनियों को मिली। लगातार माल ट्रांसपोर्टेशन के बदले में जॉन ने पेंसिल्वेनिया रेल मार्ग की आधिकारिक दरों पर भारी छूट की मांग की, जो गुप्त रखी जानी थी। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों के माल की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मांगी। इसके अलावा जॉन ने यह भी मांग की कि हर उस बैरल पर उन्हें 20 सेंट मिले जो किसी भी रेल मार्ग से होकर गुजरे। यह समझौता कुछ हद तक पहले प्रस्तावित गुप्त गठबंधन जैसा ही था, लेकिन इस बार जॉन का पलड़ा भारी था। उनके पास इतनी ताकत थी कि वे मूल रूप से जो भी चाहते थे मांग सकते थे। रेल कंपनियों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। इस समझौते के बाद जॉन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गए। रेल मार्ग अब लगभग उनके नियंत्रण में थे। साथ ही उन्होंने तेल उद्योगों को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अपने हर प्रतिस्पर्धी पर उनकी पैनी नजर थी। क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग और फिलाडेल्फिया शहरों पर उनका पूरा वर्चस्व था। न्यूयॉर्क में भी सिर्फ कुछ ही रिफाइनरियां थी जो उनकी नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑयल अब पूरे तेल रिफाइनिंग उद्योग के लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण रखता था। लेकिन जॉन के प्रतिद्वंद्वी टॉम स्कॉट की बात करें तो भले ही जॉन ने अब तकनीकी रूप से उनकी कंपनी द पेंसिल्वेनिया रेल रोड के साथ एक समझौता कर लिया था, ये रेल मार्ग कभी भी अपनी खोई हुई स्थिति वापस हासिल नहीं कर पाया और स्कॉट खुद को इस अपमानजनक हार से उबर नहीं पाए। महज 1 साल के बाद उन्हें स्ट्रोक हुआ और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मजेदार बात है कि जॉन के प्रतिद्वंद्वी टॉम स्कॉट युवा एंड्रू कार्नेगी के गुरु थे। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री में उतने ही मशहूर थे जितने जॉन तेल उद्योग में। कार्नेगी अपने प्रिय गुरु की मौत का ठिकरा जॉन के सिर पर फोड़ते थे और इसी तरह कार्नेगी और रॉकफेलर के बीच एक चिरस्थायी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हुई। तेल का राजा बनाम स्टील इंडस्ट्री का राजा। उद्योग जगत के इन दो दिग्गजों के बीच प्रतिद्वंद्विता समय के साथ और तेजी से होती जाएगी। फिलहाल तो दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा अमीर बनने की ठान ले चुके थे। इन सब चीजों के बीच जॉन एक काफी मशहूर और साथ ही विवादास्पद सार्वजनिक हस्ती बनते जा रहे थे। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के साथ लड़ाई, कार्नेगी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता और उनकी अत्यधिक संपत्ति और ताकत ने जॉन को क्लीवलैंड, ओहियो के एक रहस्यमय तेल व्यापारी से अमेरिकी समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा चर्चित हस्तियों में से एक बना दिया था। लेकिन इतनी दौलत, शोहरत और ताकत के बावजूद जॉन उस फिजूल खर्ची जीवन शैली में शामिल नहीं हुए जो उनके कई साथी अपनाते थे। न्यूयॉर्क जाने के बाद जॉन अपना खाली समय अमीर बैंकरों या मशहूर हस्तियों के साथ उठने बैठने में नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ खेलते, उनके साथ खेलने में समय बिताते और वो शायद ही कभी कोई महंगे कपड़े या विलासिता की चीजें खरीदते थे। न्यूयॉर्क से अपने एक नए दफ्तर से अपने कठपुतली फौज का खामोशी से संचालन करते हुए जॉन तेल रिफाइनिंग उद्योग में 90% दबदबा रखने से काफी अमीर हो गए थे।
ऐसा लग रहा था कि अब वह आराम से बैठकर अपनी मेहनत का फल भोग सकते हैं, लेकिन असल में इसके उल्टा हुआ। भले ही उन्होंने पूरी तरह से दबदबा हासिल कर लिया था, उद्योग का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। कुछ साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसे लाइट बल्ब का पेटेंट कराया था जो 100 घंटों तक तेज सफेद रोशनी देता था, और वे देश को रोशन करने के लिए तेल की जगह बिजली को बढ़ावा दे रहे थे। फिर 1885 में उत्तरी ओहियो में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिला। इन दो घटनाओं से स्टैंडर्ड ऑयल के कई मुख्य अधिकारी घबरा गए। उन्हें डर था कि तेल की बहुत अधिक मात्रा बाजार में आ जाएगी, जिससे उद्योग फिर से उन दिनों की तरह हो जाएगा जब तेल की कीमत 10 सेंट प्रति बैरल हुआ करती थी। लेकिन जब उनकी कंपनी घबरा रही थी, जॉन हमेशा की तरह शांत थे। चिल मारो यार। अब तक वे अराजक स्थितियों को अवसरों में बदलने में माहिर हो चुके थे, और यही वह संकट था जिसका उन्हें इंतजार था। चैप्टर 6, द कंट्रोलिंग मिस्टर रॉकफेलर। अब तक स्टैंडर्ड ऑयल ने सिर्फ तेल को रिफाइन करने पर ही ध्यान दिया था। जॉन क्षैतिज एकीकरण की रणनीति अपना रहे थे, यानी उन्हीं कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे थे जो उनके जैसा ही काम करती थी। लेकिन जॉन जानते थे कि ओहियो में तेल की खोज से तेल उद्योग बदल जाएगा, और वह चाहते थे कि उनकी कंपनी ओहियो के नए तेल क्षेत्रों से मुनाफा कमाए। यह ओहियो में तेल की खोज का बहाना था, जिसका उपयोग जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल को तेल उद्योग में एकीकृत करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए किया। जहां स्टैंडर्ड ऑयल अब आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में शामिल हो जाएगा, जॉन मूल रूप से किसी भी बिचौलियों को हटाना चाहते थे और पूरे तेल उद्योग को खुद ही नियंत्रित करना चाहते थे। तेल के कुओं से लेकर रिफाइनरियों तक, परिवहन, भंडारण और वितरण तक, और इस प्रकार जॉन ने व्यवसाय के हर पहलू को मजबूत किया। मानक को अपने आपूर्तिकर्ता, ट्रांसपोर्टर, उत्पादक और खुदरा विक्रेता में बदल दिया। स्टैंडर्ड ऑयल के मौजूदा कार्यों का मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा था, जिसकी उसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता थी कि वह पैसे कमाते रहे। जबकि जॉन यह पता लगा रहे थे कि ओहियो के नए तेल क्षेत्र से कैसे लाभ उठाया जाए। उन्होंने सबसे पहले उस क्षेत्र में जमीन खरीदकर शुरुआत की, तेल निकालने के लिए सैकड़ों टेररैक्स बनवाए और उसे ले जाने के लिए कई नई पाइपलाइनें बिछाई। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ओहियो के तेल में एक बड़ी समस्या थी। रिफाइन करने के बाद भी उसकी इतनी भयानक गंध थी कि लोग इसे संक ऑयल कहते थे। कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था, और इसकी कीमत घटकर 15 सेंट प्रति बैरल तक रह गई थी। लगभग सभी लोगों ने तुरंत संक ऑयल बेचने की कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन जॉन ने इसके बजाय रसायनज्ञों की एक टीम को संक ऑयल का दहन करने के लिए नियुक्त किया, और 1 साल के भीतर उन्हें तेल में सल्फर को निकालने का एक तरीका मिल गया जो कि भयानक गंध पैदा कर रहा था। अब स्टैंडर्ड इस नए सस्ते तेल को बेचने वाली एकमात्र कंपनी थी, और इसने जॉन को कुछ सालों बाद ओक्लाहोमा, टेक्सास, कनसास और कैलिफोर्निया में भारी मात्रा में तेल निकालना शुरू होने पर एक जबरदस्त बढ़त दिला दी थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका पेट्रोलियम के एक विशाल सागर पर बैठा है, और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे उपयुक्त कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल थी। इसी समय के आसपास गाड़ियों ने घोड़ों और बग्गियों की जगह लेना शुरू कर दिया था, और जॉन के लिए सौभाग्य से कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण की वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, गैसोलीन। धनी उपभोक्ताओं को कार से परिचित करवाए जाने के साथ स्टैंडर्ड को एक ऐसी सामग्री को बदलने का एक कारण मिला जिसे वे आमतौर पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट के तत्काल स्रोत में बदल देते थे। इसका मतलब यह था कि 1893 में जब अमेरिका मंदी की चपेट में आ गया और 600 बैंकों को अपने दरवाजे बंद करने पड़े, तब भी जॉन एक बार फिर से सबसे खराब आर्थिक परिस्थितियों में भी एक फल फूल रहा था। जॉन की संपत्ति बढ़ने के साथ उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में कम काम करना शुरू कर दिया और अन्य जगहों पर निवेश करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जॉन जैसे व्यापार में सक्षम व्यक्ति के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह शायद एक अच्छा निवेशक भी हुआ, लेकिन अगर आप उस समय जॉन के व्यक्तिगत निवेशों पर नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर घाटे में चल रहे थे। जॉन जानते थे कि पीढ़ियों से जमा की गई अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने निवेशकों को व्यवस्थित करना होगा। इसलिए उन्होंने फ्रेडरिक गेट्स नाम के एक बैप्टिस्ट मंत्री को अपना वित्तीय प्रबंधक नियुक्त किया। यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि जॉन ने अपने धन की देखभाल के लिए किसी पूर्व पादरी को चुना, लेकिन सालों बाद जब जॉन से पूछा गया कि वह अब तक मिले सबसे महान व्यावसायिक कौन थे, तो उन्होंने फ्रेडरिक की ओर इशारा किया। निसंदेह फ्रेडरिक ने कई चतुर निवेशकों के जरिए जॉन की संपत्ति को और भी अधिक बढ़ाने में मदद की। इसी समय के आसपास जॉन के बेटे जॉन जूनियर ने भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। जॉन ने सोचा कि जूनियर को फ्रेडरिक से निवेश और बातचीत करना सीखना अच्छा होगा। फ्रेडरिक ने जूनियर को सिखाया कि कैसे निवेश करना चाहिए और कैसे सौदेबाजी करनी चाहिए। कुछ ही समय में दोनों ने मिलकर जॉन के पहले से ही कमजोर निवेश पोर्टफोलियो को धन पैदा करने वाली मशीन में बदल कर रख दिया। यहीं पर जॉन ने उन्हें अन्य उद्योगों में भारी निवेश शुरू करने के लिए कहा,
जैसे रेल कंपनियों को खरीदना जो बाद में उनके काम आएगा। लेकिन इन निवेशों में सबसे महत्वपूर्ण मिनेसोटा में जमीन का एक लंबा टुकड़ा था जिसे मेसाबी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में अब तक पाए गए उच्चतम गुणवत्ता वाली आयरन ओर की 120 मील लंबी खदान थी। संभावित रूप से उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी लोहा स्टील बनाने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री है। इसलिए जब स्टील उद्योग के बादशाह एंड्रू कार्नेगी को यह खबर मिली तो उन्हें डर था कि जॉन स्टील व्यवसाय में उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा है, और वास्तव में जॉन लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। अब तक रॉकफेलर और कार्नेगी की प्रतिद्वंद्विता केवल इस बारे में थी कि कौन अधिक धनी है, लेकिन अब वे कार्नेगी के क्षेत्र में खुले युद्ध में थे। जॉन अब केवल तेल उद्योग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने से संतुष्ट नहीं थे, अब वह स्टील उद्योग को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे। चैप्टर 7 द पावरफुल मिस्टर रॉकफेलर। जॉन ने फेडरिक और जूनियर को सस्ती कीमतों पर कार्नेगी के प्रतिस्पर्धियों को बेचकर मेसाबी रेंज में एक उच्च गुणवत्ता वाले आयरन ओर का खनन शुरू करने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने अपने खनन कार्यों का निर्माण किया, एक अफवाह फैलने लगी कि जॉन कार्नेगी के क्षेत्र में और घुसपैठ करने और एक विशाल स्टील मिल बनाने की योजना बना रहे हैं। कार्नेगी को स्टील उद्योग में जॉन से कई साल का अनुभव था, जिससे उन्हें जॉन पर बढ़त हासिल थी। लेकिन उसकी दो बड़ी समस्याएं थी। पहली बात, जॉन के पास लोह का एक स्रोत था जो कार्नेगी की तुलना में अधिक मात्रा में और उच्च गुणवत्ता वाला था। दूसरी बात, कार्नेगी ने यह मानने की गलती की थी कि लोहा हमेशा सस्ता और आसानी से मिलने वाला होगा, इसलिए उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लोहे की खदानों में कोई निवेश ही नहीं किया था। उनका अंधविश्वास समय के साथ गलत साबित हुआ था और अब उनकी सबसे महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति कम हो रही थी। इसलिए अपने व्यवसाय को बचाने की उम्मीद में कार्नेगी ने जॉन, फेडरिक और जूनियर से एक समझौता करने के लिए संपर्क किया। जब तक बातचीत समाप्त हुई, दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया था। कार्नेगी हर साल जॉन की खदान से न्यूनतम 6 लाख टन ओर खरीदने के लिए सहमत हुए और उस सभी को साथ ही अपनी खुद की खदान से अतिरिक्त 6 लाख टन विशेष रूप से जॉन के रेल मार्ग के माध्यम से ले जाने के लिए सहमत हुए, जिनमें से जॉन अब कुछ के मालिक थे। बदले में कार्नेगी को अपने रेल मार्ग को इतना अधिक व्यवसाय प्रदान करने के लिए जॉन से एक गुप्त छूट मिलेगी। यह बिल्कुल वैसा ही गुप्त समझौता था जैसे जॉन रेल कंपनियों के साथ अपने तेल परिवहन के लिए किया करता था, जहां दोनों को फायदा होता था। सिवाय अब वह कार्नेगी को गुप्त छूट देने वाला था। इस सौदे को पक्का करने के लिए कार्नेगी मेसाबी पर्वतमाला के आसपास जमीन खरीदने के लिए सहमत नहीं हुए और जॉन स्टील मिल बनाने के लिए सहमत नहीं हुए। यह साझेदारी दोनों के लिए फायदे का सौदा था और ऐसा लगता था कि अगर दोनों को बहुत अधिक लाभ होता है तो वे अपने मतभेदों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार थे और निश्चित रूप से उसी समय अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों को चोट पहुंचाई। इन दो पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के बीच समझौते ने जल्द ही समाचारों में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी, जिससे वॉल स्ट्रीट पर एक उन्माद पैदा हो गया। निवेशकों को उम्मीद थी कि जॉन की लोहे की खदानों और कार्नेगी की स्टील मिलों में अलग अलग निवेश करने से वे अमीर बन जाएंगे, जो एक साथ काम कर रहे थे, न कि प्रतिस्पर्धा में थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके पास केवल उनकी दो कंपनियों में अलग अलग से निवेश करने की तुलना में थोड़ी अधिक कल्पना थी और वह आदमी जेपी मॉर्गन था। जेपी मॉर्गन ने महसूस किया कि अगर वह जॉन के निवेश को कार्नेगी के व्यवसाय के साथ एक ही नाम के तहत मिला सकता है तो वह एक स्टील एकाधिकार बना सकता है जो कार्नेगी स्टील से अधिक लाभदायक था और स्टैंडर्ड ऑयल से भी बड़ा था। जेपी मॉर्गन ने इसे यूएस स्टील कहा और अगर यह सब काम कर गया तो यह इतिहास की सबसे मूल्यवान कंपनी हो सकती है। तो जेपी मॉर्गन ने जॉन से संपर्क किया और उससे पूछा कि वह मेसाबी लोहे की खदानों को कितने में बेचेगा। लेकिन मॉर्गन को चौंकाते हुए जॉन ने कहा कि मॉर्गन, उनके 27 साल के बेटे जॉन जूनियर से बात करनी चाहिए। जेपी मॉर्गन को लगा कि वह किसी नौसिखिया से बात कर रहे हैं। आखिर यह 27 साल का लड़का कितना जान सकता था। लेकिन जब जेपी मॉर्गन जूनियर से मिले और सीधे तौर पर पूछा, आपकी कीमत क्या है, जूनियर वॉल स्ट्रीट के सबसे धनी बैंकर से रत्ती भर भी नहीं घबराया। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, श्रीमान मॉर्गन,
लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं यहाँ अपनी खदानें बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी समझ यह थी कि आप इन्हें खरीदना चाहते थे। जूनियर ने जोर देकर कहा कि जेपी मॉर्गन को मेसाबी क्षेत्र की कीमत खुद ही तय करनी होगी, जिसका मतलब था कि बातचीत में सारी ताकत जूनियर के हाथों में थी। मॉर्गन इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने दफ्तर से बाहर निकलकर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। मेसाबी खदानों के पूर्ण स्वामित्व और उसमें मौजूद खनन कार्यों के बदले में जेपी मॉर्गन ने कुल $88.5 मिलियन अमेरिकी स्टील स्टॉक में पेश किया, जो आज के $3.1 बिलियन से थोड़ा अधिक है। बाद में मॉर्गन ने कार्नेगी के पूरे स्टील व्यवसाय को खरीदा और उसे यूएस स्टील में शामिल कर लिया, और यह दुनिया का पहला $1 बिलियन का निगम बन गया। लेकिन याद रखें, जॉन अब उस कंपनी के एक बड़े हिस्से के मालिक थे और उसके यूएस स्टील के शेयर जल्द ही बढ़कर $200 मिलियन से अधिक हो गए थे। साथ ही ऑटोमोबाइल में तेजी और गैसोलीन की आवश्यकता के कारण स्टैंडर्ड ऑयल पहले से भी अधिक शक्तिशाली एकाधिकार के रूप में विकसित हो रहा था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि फेडरिक की बदौलत जॉन के निवेश अब क्रम में भी थे। इन सब के साथ जॉन की संपत्ति अकल्पनीय स्तर तक बढ़ती रही। अब यह कई उद्योगों में फैल चुका था और जॉन आखिरकार व्यापार की दुनिया से पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार था। हालांकि जॉन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा नहीं की, जो एक महत्वपूर्ण गलती थी, क्योंकि जनता अभी भी उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल से जोड़ती थी और यह जल्द ही उनका पीछा करने वाला था, क्योंकि जॉन अपने करियर के सबसे सार्वजनिक घोटाले में शामिल होने वाले थे। चैप्टर 8, द नोटोरियस मिस्टर रॉकफेलर। भले ही अब जॉन रिटायर हो चुके थे, फिर भी उनके पास स्टैंडर्ड ऑयल के लगभग 30% से भी अधिक शेयर थे, और ऑटो उद्योग की जबरदस्त वृद्धि के कारण वह वास्तव में काम करने से ज़्यादा रिटायरमेंट में अमीर हो रहे थे। हालांकि उनकी क्रूर व्यापारिक प्रथाओं के कारण स्टैंडर्ड की अब इतनी नकारात्मक सार्वजनिक छवि बन चुकी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे सत्ता में आने के लिए लड़ने के लिए एक आदर्श लक्ष्य के रूप में देखा। अब यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने कोशिश की थी। इससे पहले रूजवेल्ट ने एक बिल पास किया था जो रेल रोड रिबेट को दंडित करता था, लेकिन यह वास्तव में जनता को उत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, और उनके पहले राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। इसलिए रूजवेल्ट ने महसूस किया कि जॉन और स्टैंडर्ड ऑयल के बारे में जनता की राय जल्दी से नापसंदगी से बदलकर घृणा में बदल रही थी, और यह काफी हद तक ईडा टारवेल नामक एक पत्रकार की बदौलत थी। देखिए, टारवेल के पिता उन तेल रिफाइनरों में से एक थे जिन्हें जॉन की निर्दयी व्यापारिक रणनीति से भी काफी समय पहले दिवालिया कर दिया गया था। जॉन द्वारा उनकी संपत्ति नष्ट कर दिए जाने के बाद टारवेल के पिता के बिजनेस पार्टनर ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। अब टारवेल मासिक लेख प्रकाशित कर रही थी जो उस कंपनी और उस आदमी के बारे में गहराई से कहानी बताती थी जिसने उसके पिता को दिवालिया कर दिया था और उसके बचपन को दुखी बना दिया था। जैसे कि आप उम्मीद करेंगे, उसके पास कहने के लिए बहुत सी अच्छी बातें नहीं थी। टारवेल जॉन की गोपनीयता की दीवार को तोड़ने में सफल रही, और इसीलिए एक बार रहस्यमय स्टैंडर्ड ऑयल का काला इतिहास अब पूरी तरह से नजर आ रहा था, जिसमें जॉन नायक के रूप में थे। रेल रोड के साथ उनके पिछड़े कमरे के सौदे, उनके धमकाने की रणनीति, उन्होंने जिन राजनेताओं को रिश्वत दी थी, सब कुछ पूरी तरह से सामने आया, और अमेरिकी जनता ने इस कहानी को चाव से पढ़ा। इस श्रृंखला ने जॉन के पिता के घोटाले के इतिहास, उनके यौन शोषण के आरोपों को भी उजागर कर दिया, और अंततः उनकी दूसरी शादी का पता चला, जिसने जॉन और उनके परिवार पर भारी भावनात्मक बोझ डाला। कहने की जरूरत नहीं कि जॉन ने टारवेल द्वारा लिखी गई किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया, और इसीलिए उसकी सार्वजनिक छवि दूषित हो गई, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की, और उनकी चुप्पी ने जनता को और ज़्यादा गुस्सा दिलाया। इसलिए कुछ ही वर्षों में जॉन अमेरिकी अभिजात वर्ग के सबसे निजी और रहस्यमय सदस्यों में से एक से
राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और लालच के अवतार बन गए। लोग बेसब्री से जॉन और स्टैंडर्ड ऑयल को उनके गुनाहों की सजा मिलते हुए देखना चाहते थे। इसलिए जैसा कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने पहले राष्ट्रपति पद के अंत के करीब आए, उन्होंने मान्यता प्राप्त की कि जनता की भावना को उपयोग उनके लाभ के लिए किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑयल को अपना दुश्मन बनाकर अपने राष्ट्रपति अभियान में रूजवेल्ट ने एकाधिकार को खत्म करने का वादा किया था, और इस प्रकार जब उन्होंने पुनर्निर्वाचित जीत हासिल की तो उस वादे को पूरा करने और रॉकफेलर साम्राज्य पर युद्ध छेड़ने का समय आ गया था। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल के बारे में एक पूर्ण जांच शुरू की और अब भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा हमेशा नजरअंदाज किए जाने वाले विरोधी एकाधिकार कानून का उनके पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग किया। रूजवेल्ट ने घोषणा की कि सरकार एक ऐतिहासिक सर्व आक्रमण ने संयुक्त राज्य सरकार के पूरे बल के साथ स्टैंडर्ड पर मुकदमा चलाएगी। स्टैंडर्ड पर तेल उद्योग पर एकाधिकार करने, शिकारी मूल्य निर्धारण, रेल रोड रिबेट पर बातचीत करने, कॉर्पोरेट जासूसी और प्रतिस्पर्धियों के गुप्त स्वामित्व का आरोप लगाया गया था। अलग अलग राज्यों में 21 मुकदमे से लड़ने के अलावा संघीय सरकार ने स्टैंडर्ड पर इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे के साथ हमला किया। 1000 से अधिक प्रदर्शन, 444 गवाही देने वाले गवाह और 12,000 से अधिक पृष्ठों के सबूत थे जो यह साबित करने के लिए कि स्टैंडर्ड ऑयल वास्तव में एक एकाधिकार था। मुकदमा इतना बड़ा था कि रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी सालों तक चला, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल को हराने की उनकी महत्वाकांक्षा अंततः पूरी हो गई। स्टैंडर्ड के मुनाफे की जांच करने पर सबूत मिले कि यह एक पूर्ण एकाधिकार था। अमेरिका में तेल रिफाइनिंग के 87% के हिस्से पर उनका नियंत्रण था, कुछ जगह पर तो यह 100% तक था। स्टैंडर्ड अपने एकाधिकार का पूरा फायदा उठा रहा था और बेतुका मुनाफा कमाने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा रख रहा था। एकाधिकार साबित होने के अलावा सबूतों से पता चला कि स्टैंडर्ड ने सैकड़ों राजनेताओं को रिश्वत दी थी और जानबूझकर कई विरोधी एकाधिकार कानूनों को तोड़ा था। 15 मई 1911 को उन अपराधों के लिए दोषी पाए जाने के बाद जिनका उन पर आरोप लगाया गया था, संघीय सरकार ने स्टैंडर्ड ऑयल को भंग करने की और उसकी सहायक कंपनी को अलग अलग असंबद्ध कंपनियों में पुनर्गठित करने का आदेश दिया। 41 सालों के बाद जॉन के साम्राज्य को आखिरकार एक करारी चोट पहुंची थी और उसे तोड़ा जा रहा था। अब निश्चित रूप से आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड ऑयल के आकार के एक साम्राज्य को तोड़ना जॉन के लिए नुकसानदेह होगा। ईडा टारबेल और राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे उनके कई दुश्मन ने निश्चित रूप से सोचा था कि यह घटना जश्न मनाने का कारण है, लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वह यह था कि स्टैंडर्ड ऑयल का विघटन जॉन के करियर का सबसे लाभदायक आयोजन होगा। आप देखिए, बाहर से देखने में तो शायद ऐसा लगता होगा कि स्टैंडर्ड ऑयल को विघटन से बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में कंपनी के टूटने का यह काफ़ी सुविधाजनक समय था, क्योंकि पूरे उद्योग में कई महत्वपूर्ण बदल हो रहे थे। टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर जैसे जैसे अधिक तेल क्षेत्र पाए जा रहे थे, स्वतंत्र रिफाइनर नए बाजार में स्टैंडर्ड ऑयल की तुलना में तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। मध्य पूर्व और रूसी भी अब उनके पहले योग्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी के रूप में दिखाई दे रहे थे, और फैसले के एक साल पहले गैसोलीन की बिक्री मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की बिक्री से आगे निकल गई थी, इसलिए पूरे उद्योग का फोकस बदल रहा था। अध्याय 9, उदार श्री रॉकफेलर। जॉन दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे और अब जब वह सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनकी पुरानी कंपनी भंग हो चुकी थी, तो उन्होंने अपना शेष जीवन परोपकार के लिए समर्पित करने का फैसला किया। और भले ही वह इस समय 70 साल से अधिक उम्र के थे, जॉन की कर्तव्यनिष्ठा का मतलब था कि वह दान के कामों को लेकर उतने ही ऊर्जावान थे जितने वह व्यापार में थे। अपने पूरे जीवन में जॉन ने लोगों को बताया कि वह ईश्वर के सैनिक थे, मानव जाति के लाभ के लिए धरती पर भेजे गए और उन्हें धन दिया गया। और जॉन वास्तव में दुनिया पर प्रभाव डालना चाहता था, और निष्पक्ष रूप से कहें तो तब से जॉन को अपनी पहली तनख्वाह मिली, तब से उन्होंने विभिन्न संगठनों को अपनी कमाई
का कम से कम 10% दान कर दिया था। और यहाँ तक कि जब उनके बड़े दान को सार्वजनिक रूप से उनकी छवि सुधारने के तरीके के रूप में लेबल किया गया, तब भी जॉन ने गुमनाम रूप से भी बहुत सारा पैसा देना जारी रखा। हालांकि जॉन अपनी परोपकार को एक अच्छी तरह से चलाने वाली मशीन बनाना चाहते थे जो उनकी विरासत को जारी रखे। इसलिए 1913 में उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत उन दो लोगों के साथ की जो पहले उनके व्यक्तिगत निवेशों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे, हेनरी गेट्स और उनके बेटे जॉन जूनियर। अब तक जॉन लगभग $150 मिलियन दान कर चुके थे और भविष्य में वह व्यक्तिगत रूप से कुल $540 मिलियन दान कर देंगे। इसके अलावा फेडरिक और जूनियर ने फाउंडेशन के माध्यम से $537 मिलियन और जूनियर ने अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति का अतिरिक्त $540 मिलियन व्यक्तिगत रूप से दान कर दिया। अपने 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में रॉकफेलर फाउंडेशन ने कुल मिलाकर अरबों डॉलर दान किए हैं और आज भी दान कर रहे हैं। कुछ राशि की गणना करना और इसे मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करना जटिल है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि राशि अच्छी खासी दसियों अरब में है, जो जॉन को इतिहास के सबसे उदार परोपकारी लोगों में शुमार करता है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने अपनी स्थापना के दौरान दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, चिकित्सा और शिक्षा, और निस्संदेह समाज में एक सार्थक योगदान दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में जॉन द्वारा प्रयोगशालाओं और चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं को किए गए दान ने वैज्ञानिक नवाचार के एक ऐसे युग को प्रोत्साहित करने में मदद की जिसने हजारों लोगों की जान बचा ली, जैसे कि हुकवर्म, मलेरिया, मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों से। शैक्षणिक क्षेत्र में जॉन के धन ने दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका को अत्यधिक गरीबी से बचाने में मदद की और दुनिया भर में सैकड़ों स्कूल बनाए गए, जिनमें दुनिया के 2 सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थान भी शामिल है। आज रॉकफेलर फाउंडेशन कई अन्य कारणों में और भी अधिक योगदान देता है, और यह सब एक 16 वर्ष के लड़के के साथ शुरू हुआ जिसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यापार में जाना पड़ा। हालांकि यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प नैतिक बहस खड़ा करता है कि हमें रॉकफेलर के बारे में वास्तव में क्या सोचना चाहिए। जाहिर है जॉन की विरासत के 2 पहलू हैं। उनकी जीवनी के लेखक के अनुसार वह उन्हें इतना समस्याग्रस्त बनाता है, यह है कि उनका अच्छा पक्ष उतना ही अच्छा था जितना उनका बुरा पक्ष बुरा था। यह लगभग वैसा ही है जैसे 2 पूरी तरह से अलग जॉन डी रॉकफेलर थे। उनमें निर्विवाद रूप से एक धर्मार्थ और कर्तव्यपरायण पक्ष है, लेकिन एक भ्रष्ट, अक्षमाशील और क्रूर पक्ष भी है। दोनों पहलू सच है, लेकिन आप जॉन डी रॉकफेलर के बारे में जो भी सोचते हैं, तथ्य यह है कि वह इतिहास के सबसे आकर्षक व्यापारियों में से एक है। शायद यही कारण है कि जॉन के 97 साल की उम्र में मरने के बाद उनके बेटे, जिनका नाम भी जॉन था, उन्होंने कहा केवल एक ही जॉन डी रॉकफेलर था। लेकिन अगर आपको लगता है कि रॉकफेलर की कहानी विवादास्पद है, तो तब तक इंतज़ार करें जब तक आप उन घोटालों को न देखें जिनमें एंड्रयू कार्नेगी शामिल थे। अब स्क्रीन पर थंबनेल पर क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड में वही देखूंगा। धन्यवाद। Thank you so much for watching me. My name is Nikhil Pawar, the power of Pawar.